जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये पी/क्यूज है जो हम कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 10 to 12 ईयर्स, जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आपके हर एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। तो ये साइंस जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, पॉलिटी, तो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर हैं इनको बहुत ही बखूबी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आपके हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होंगे ही होंगे। तो आप इनके जो ऑप्शंस हैं उनके साथ रिवर्स इंजिनियरिंग करके, आप उनके भी ऑप्शंस पता करके, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करके आप इनको अच्छे से कर सकते हो। ये आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट, आपकी अपनी एक्यूरेसी को इन्हेंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा। और उससे पहले एक भाई निवेदन यही है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिएगा, जिससे थोड़ा सा हमें अचीवमेंट मिले, हमें भी थोड़ा सा हमारा भी मोरल अप होता रहे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु हैं किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? यानी कि जो नाइट्रोजन के साथ स्थिरीकरण करते हैं वो किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? यह दोस्तों दालें। जो दालें होती हैं लेगुमिनस कुल की, उनमें क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोस्तों। जो जीवाणु वो पाए जाते हैं दाल के पौधे के साथ, जो संयोजन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इस जीवाणु को राइजोबियम यानी कि एजोटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एजोटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। बात सही है। तो यह है, कुछ जो जीवाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया अपने भोजन में संश्लेषित कर सकते हैं। बात सही है। तो ए सही है, आर गलत हो गया। यानी ए सही और आर गलत, मतलब सी इज द ऑप्शन। जीवाणु जो है परिपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। ये प्राय एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। इनका आकार 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इनको सर्वप्रथम सबसे पहले एंटोनियो वॉन ल्यूनहॉक ने देखा, और एहरनबर्ग नाम एक साइंटिस्ट से उन्होंने जीवाणु नाम दिया। इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें मिकोपेप्टाइड, एलेनिन और डाई अमीनो फेमेलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के चारों ओर स्मारक की परत भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूक्ष्म जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है वह कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, ये कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा इन बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा वस्तुओं के आकार को कई गुना बढ़ाकर देखा जा सकता है। चूँकि कंपाउंड खुर्दबीन किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बढ़ा करके दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ठीक है, ये वनस्पति या जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली और फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डी इज द ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है। इसकी वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। यही कारण है कि एक घंटे में एक जीवाणु से करोड़ों जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अमोनिया नाइट्रेट बनाने का कार्य जीवाणु करते हैं। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन इन्हीं जीवाणु के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा गया है। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। यानी जीवाणु का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश जो भाग है उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरियाओं द्वारा। यानी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस अदृश्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है उनको। सूर्य प्रकाश के अदृश्य अंश से जहाँ प्रकाश न्यूनतम पहुँच पाता है, मिनिमम होता है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भोजन का विषाक्त होना जिसे बोलते हैं बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? यह क्लस्ट्रोडियम के संदूषण से क्या होता है? विषाक्त बाटुलिज्म उत्पन्न होता है दोस्तों।
ठीक है, क्या होता है बॉटुलिज्म। 1 मिनट, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये है भोजन का विषाक्त होना, यानी कि बॉटुलिज्म जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम नामक स्पीशीज की संदूषण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट मैच्ड, थोड़ा कलर और चेंज करते हैं, येलो करते हैं थोड़ा। तो यह कौन सा सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल, ये जैव उर्वरक के काम आता है, बात सही है। क्रायोसोपा, ये माहो नियंत्रण के काम आता है, बात सही है। बायो 902 सरसों का सोमा क्लोन होता है, ये बात सही है। ये कह रहा है एजोट्रोबैक्टर क्या जैव कीटनाशी है? नहीं, एजोट्रोबैक्टर एक जीवाणु शैवाल तथा कवक वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे उर्वरक के रूप में बदल देता है, यानी कि वो फर्टिलाइजर के रूप में उसको बदल देता है दोस्तों। और ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, ये सभी एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री फसलों पर पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि एजोट्रोबैक्टर एक कीटनाशी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? यह है साइनोबैक्टीरिया, ए इज द राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जिसका उपयोग जैविक खाद की तरह होता है। साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करके फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है दोस्तों। यह जैविक खाद रासायनिक उर्वरक का सस्ता एवं सुलभ विकल्प है जो मिट्टी की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी और उसका फर्टिलाइजेशन यानी कि उर्वरता बनाए रखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन काल में दही जमाने को बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती थी? ये होती थी जीवाणु, किसकी दोस्तों? बैक्टीरिया की व्यवस्था होती थी कि बैक्टीरियाओं से क्या होता था, दही जमता था प्राचीन काल में। 4500 वर्ष पूर्व देखा जाए दूध के उत्पाद को खाद्य के रूप में उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्रारंभिक दही जिसे बोलते थे योगर्ट, क्या बोलते थे? योगर्ट, उसको संभवतः जंगली जीवाणु जिसे बोलते थे लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी उप प्रजाति से बोलते थे बुल्गेरिकस के द्वारा किण्वन से बनाए जाते थे, यानी कि इससे फर्मेंटेशन से बनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु भोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो बैक्टीरियोफोज होते हैं, तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। दूसरा है जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा करें कौन सा सही है दोस्तों? देखो दोनों ही सही हैं दोस्तों, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज हैं या जीवाणु भोजी हैं ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज हैं आपके वो दोस्तों गंगा जल के, जो गंगा मैया का जल है उसमें भी पाए जाते हैं, जिससे उसमें वायरस वगैरह या इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं उनको वो क्या करते हैं, मार देते हैं और उन्हें संक्रमित करते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है और ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार कथन और दोनों सत्य हैं। देखो पीसीएस आरओआर में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। वायरस से रिलेटेड है ये बहुत सारे क्वेश्चन। विषाणु, यानी कि वायरस और विषाणु के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इस टॉकिंग अबाउट सत्य नहीं है, कौन सा है? ये कोई भोजन नहीं लेते हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, ये माप में बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, और ये विभक्त नहीं होते हैं, बात सही है। ये बात सही है, जो वायरस विषाणु होते हैं दोस्तों ये कि कोई भोजन तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें देखे जा सकते हैं और ये इनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, बात सही है। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो ये माप में बढ़ते हैं, सही नहीं है, सी इज़ द राइट आंसर, सी। जो वायरस हैं प्रोटीन कोट से ढका हुआ, प्रोटीन से ढका हुआ एक आवरण होता है जिसे न्यूक्लिक एसिड का एक अणु है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम है। जैसे देखा था कोविड-19 आया, ये भी वायरस का एक प्रकोप था। ये परिपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं, यानी कि जो खुद से पोषित हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन करते हैं। इन्हें निर्जीव पदार्थ की भांति बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक हैं? जैसे कि पहले ही बात की थी, जो बायो सूचक हैं, बायो इंडिकेटर हैं, वो है लाइकेन। ठीक है, किसके? आपके वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण है। लाइकेन एक प्रकार के मिक्सर जीव हैं जो कवक एवं शैवाल के सहचार से, पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइकेन किससे बना है, तो आपके कवक यानी कि फंगस और एल्गी से मिलकर बनाया गया है आपका क्या? लाइकेन। ये वृक्षों की पत्तियों, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उगते हैं। ये प्रदूषण के पैरामीटर हैं।
उदाहरण स्वरूप जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, यह इस बात का सूचक है कि वहाँ जैव विविधता का सबसे ज़्यादा खतरा है। जहाँ लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। पहले भी हमने बताया, लाइकेन ऐसे इंडिकेटर हैं कि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। एथेनॉल का जो व्यावसायिक उत्पादन है उनमें कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछ सकते हैं। तो जो एथेनॉल के जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है उसमें सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी, ये एक खमीर है, ईस्ट है, जिसको ये एक ईस्ट है जो यूज में आता है दोस्तों। तो एथेनॉल C2H5OH इसका ये केमिकल नेम। सभी प्रकार की शराब, जो आपकी शराब है, जो वाइन है, जो आपकी दारू है, उसमें क्या एक अवयव है, मुख्य अवयव है एथेनॉल। उसमें एथेनॉल में इस शराब में एथेनॉल पाया जाता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन क्या कहते हैं दोस्तों? स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों जैसे जौ, जिसमें स्टार्च होता है, चावल, सेब, अंगूर, गन्ने के रस के फर्मेंटेशन यानी किण्वन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्टार्च और शर्करा युक्त यानी कि ग्लूकोज जैसी चीज़ें होती हैं। इसके व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी नामक खमीर यानी कि ईस्ट उपयोग में लाया जाता है। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी का उपयोग बेकरी उद्योग में भी डबल रोटी बनाने में होता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, जैसे ऊपर देखा, क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, सैक्रोमाइसीस। किण्वन की क्रिया में शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन होता है। एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के औद्योगिक उत्पादन में प्राय खमीर अथवा सैक्रोमाइसीस जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप देखो, इन्हें मिस नहीं कर सकते, इन्हें छोड़ नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? वह है कवक। क्या है? कवक। फंगस जो होता है उसको बोलते हैं कवक। तो ये फंगी इसमें यूज होता है दोस्तों। ठीक है, रसेदार सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक होता है। एगेरस जो एगेरिकस छत्रक है जिसे, और गुच्छी का उपयोग सब्जी के रूप में, देखो गुच्छी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है शायद 21-22 में, इसमें पूछा गया था कि गुच्छी क्या होता है। तो ये क्या आता है? सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाला एक क्या है? मशरूम है, फंगस है, कवक है। ठीक है, और इस कवक का स्पिरजिलिस व पेनिसिलियम जातियाँ पनीर उद्योग में काम आती हैं। डबल रोटी एवं एल्कोहल उद्योग में भी कवक का प्रयोग होता है। ठीक है, पूछा सकता है कि भाई कवक का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या है? एक ईस्ट है दोस्तों, यीस्ट बोला जाता है उसको, जैसे आपने देखा था। तो आप पढ़ सकते हो, यीस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब आपने देखा था कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका पता सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूनवॉक उसने लगाया था। इसका उपयोग मुक्त एल्कोहल, बियर, शराब व डबल रोटी बनाने में किया जाता है। जो लुई पाश्चर ने ईस्ट के किण्वन संबंधी गुण का पता लगाया, वहीं जीवाणु यानी बैक्टीरिया का सबसे पहले पता हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और उन्होंने 1676 में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणु क्या बैक्टीरिया को देखा, दांत के खुरचन में, तथा उन्हें सूक्ष्म जीव का। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। बाद में एहरनबर्ग ने 1828 में सर्वप्रथम इन्हीं जीवाणु नाम दिया। लुईस पाश्चर ने किण्वन पर कार्य करके जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट कोच ने 1881 में सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल संवर्धन किया तथा कॉलेरा एवं क्षयरोग के जीवाणुओं को अलग किया, जिसके लिए उन्होंने 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये एक कोशिकीय पर्णहरित रहित, इनमें क्या है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 17। खमीर एक उदाहरण है कवक का। किसका? कवक का। कवक जो है हरित लवक रहित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित, थैलाफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा है। कवक के अध्ययन को, यह आया हुआ क्वेश्चन है, माइकोलॉजी कहते हैं। वहीं पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अतः ये विविध पोषी होते हैं। खमीर कवक का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट 18। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? यह दोस्तों माइकोराइजा।
नोस्ट्राक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोरजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों जिसे बोलते हैं वस्कुलर प्लांट की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। अब है आपका मिसलेनियस 32 है, विविध वाले क्वेश्चन है, इनको भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, विविध वाले क्वेश्चन है, इनको भी करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। आपके एग्जाम्स में देखो आते रहे और आते रहेंगे, और इनको मिस मत कीजिएगा, बराबर करते रहेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे दोस्तों। किसमें? रिपीटेड मिल जाएंगे, आपके एग्जाम्स में रिपीट होकर आएंगे, जो आपकी अपनी एक्यूरेसी को, जो आपके अपने इन्हेंसमेंट को आगे करेंगे दोस्तों, जो आपकी अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। ठीक है, अब विविध मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं। मैचिंग घटना उनके यौगिक के साथ। अम्ल वर्षा का सबसे सहायक क्या है? सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा प्रकाश रासायनिक धुंध, जो स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध होता है एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बोलते हैं CO। ठीक, और ओजोन परत का क्षरण करते हैं CFC। जो CFC पाए जाते हैं, फ्रिज है, AC है, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में देखो, देख सकते हो, अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे ओजोन परत का जो क्षरण है कोर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है CFC, AC, फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उसमें भी हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कड़ू होते हैं, जिससे वो आपके अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को लेके क्रिएट कर रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम। देखो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कभी मिस नहीं की जा सकते ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा से रिपीट होते ही रहेंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएंगे कहाँ से? यहाँ से तो उठाएंगे, हो सकता है ऑप्शन में से उठा लें, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते यार। ठीक है, तो रेशम का रासायनिक प्रकृति है क्या है? देखो प्रोटीन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें शायद ये पूछा गया था रेशम या इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक प्रोटीन नहीं है। जैसे उसमें नाइट्रोजन और ऊन के बारे में कुछ था कि हाँ नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है, इस तरह की सिचुएशन थी। तो यह प्रोटीन, रेशम का रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। ठीक है, लाख है, लाख जो होता है ये क्या होता है? ये रेजिन होता है दोस्तों। क्या होता है? रेजिन। लाख या लाहा संस्कृत के लाछा शब्द से उत्पन्न हुआ है। लाख वास्तव में एक कीड़ा होता है जिसके स्राव उत्पादन को लाख कहते हैं। लाख का ज्ञान प्रागैतिहासिक समय से है। इसका वर्णन अथर्ववेद में, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन में डाल सकता है। अथर्ववेद में किया गया। लाख का उपयोग रंगाई में यानी कि रंगने में, कलर करने में किया जाता है। लाख में 68% रेजिन, 10% रंगीन पदार्थ, 6% मोम, गोंद, शर्करा आदि पाया जाता है। ठीक, ये मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, यानी कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ट्रिटिकेल को गेहूं और राई का संकरण करा के, गेहूं और राई का परस्पर संकरण करा के उनका एक तरीके से जेनेटिकली उनको रिप्रोडक्शन करा के प्रोड्यूस किया गया है, तो है ट्रिटिकेल। ये मानव निर्मित अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया गया। वैज्ञानिकों ने इसे संकर पौधे की प्रयोगशाला में यूज किया। गेहूं का ट्रिटिकम तथा राई का सिकेल को परस्पर संकरण कराकर ऐसे तैयार किया। इस संस्करण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग, जो रब परागकण होता है पॉलिनेशन, तो गेहूं का मादा और राई का नर भाग परागकण का उपयोग किया गया। गेहूं एवं राई की भांति भी ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गेहूं जो है एवं राई की भांति ये भी जो है ट्रिटिकेल भी किसका? ग्रेमिनी कुल का। इसे मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड से उत्पन्न किया गया था। ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ उत्पन्न हुआ, तो दिस इज प्रोडक्शन फ्रॉम द स्वीडन एंड द कहाँ पे? स्कॉटलैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D है, ये एक खरपतवारनाशी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। यह अपत्रनाशी पौधे के पत्तों, तने अथवा जड़ के संपर्क में लाए जाते हैं। और वहीं ब्यूटाक्लोर जो है दोस्तों भी एक खरपतवारनाशी है। तो इनमें से आ जाए कि 2,4-D या ब्यूटाक्लोर क्या है, तो ये सब खरपतवारनाशी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है? भाई हड्डियाँ। हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं, वो उनको बायोलॉजिकली डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कैल्शियम, फ्लोराइड एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक विद इट हड्डीज।
हड्डी मतलब बोन्स आपकी। तो बायो डिकम्पोज करने के लिए जैव अपघटन से आशय है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल घटकों में तोड़ा जाना, यानी उनको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ देना। वहीं कार्बनिक यौगिक आमतौर पर अकार्बनिक पदार्थों की तुलना में तेजी से टूट जाते हैं। ठीक है, हड्डी के जैव अपघटन में सर्वाधिक समय लगेगा क्योंकि हड्डी खनिजों मिनरल्स के द्वारा कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना एक जटिल संरचना है, जबकि अन्य सभी केवल कार्बनिक पदार्थों से बनी संरचनाएं होती हैं, इसलिए उनका जैव अपघटन तीव्र हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों से मिलती है कोई चीज़, बनती है कोई चीज़, उसको डिकम्पोज होने में, उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ने में, सरल घटकों में तोड़ने में टाइम लगता है। तो हड्डी जो है इनमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? देखो, जल के जीवाणु, अगर अब जल में कोई भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, उनसे फ्री रेडिकल चाहिए, फ्री चीज़ें चाहिए, तो ओजोन भी काम करती है। ओजोन के परीक्षण के द्वारा उनको पानी को शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, देखो याद रखना, क्लोरामीन, ओजोन और क्लोरीन डाइऑक्साइड तीनों ही क्या होते हैं? जीवाणु मुक्त करते हैं जल को। तो डी इज द राइट आंसर। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन नामक तीनों तत्व का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंत जो इंटेस्टाइन में उपस्थित लाभदायक जो परजीवी है, पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? यह ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजीवलिस, ट्रिपेनोसोमा। तो यह दोस्तों ई कोलाई। ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में, याद रखना, पूछ सकते हैं कहाँ है, छोटी या बड़ी? तो बड़ी आंत में, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक लाभदायक परजीवी है। ठीक है, यह प्रजनन और विकास के लिए मनुष्य के शरीर से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। बदले में ई कोलाई मनुष्य में विटामिन के सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है तथा हानिकारक जीवाणु का भक्षण करता है। ठीक है, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन एक एंजाइम होता है? याद रखना, रेनिन क्या है? रेनिन इज ए एंजाइम। दिस इज ए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है किसमें? पनीर। रेनिन एक एंजाइम है जो पनीर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। यह एंजाइम बछड़ों और भेड़ों के बच्चों जैसे युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इन्हें माइक्रो एल्गी भी कहा जाता है। अधिकतर फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को नाइट्रेट, फॉस्फेट तथा सल्फर जैसे अकार्बनिक पोषकों की आवश्यकता होती है, जिससे ये प्रोटीन, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है, यानी कि आपके पास कच्चे फल हैं, उन्हें पकाना तो कौन सी गैस होगी? तो ये होगी एसिटिलीन। वहीं बात करें दोस्तों, एक एथिलीन गैस भी होती है जिसका प्रयोग क्या है? कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन एंड एसिटिलीन। तो कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। वहीं एथिलीन भी फलों में पकाने में सहयोगी है। अगर एथिलीन ऑप्शन में आती है तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, पतला रेशम इसे गौसामर सिल्क कौन कहता है? गौसामर सिल्क कौन बनाता है दोस्तों? ये बनाती है मकड़ी। पतला रेशम जिसे गौसामर सिल्क, ये आ सकता है कि ये क्या है? तो गौसामर सिल्क मकड़ी के जाले से प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। मकड़ी जो जाला बनाती है वो जो प्राप्त होता है उससे प्रोटीन होता है दोस्तों, याद रखना। जैसे ऊन का रेशा भी एक तरीके से प्रोटीन होता है। कुछ मकड़ियाँ इनका भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। इसको स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है। वहीं टसर कीट से टसर रेशम, शहतूत कीट से रेशम प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट, साइट्रोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है किसको? कृत्रिम मौसम। आर्टिफिशियल वेदर आप आना है तो साइट्रोट्रॉन यंत्र यूज कर सकते हैं आप दोस्तों। देखो कहानी बताता हूँ साइट्रोट्रॉन की। साइट्रोट्रॉन जस्ट लाइक एक मूवी है जिसमें एक कैरेक्टर पाया जाता है, हॉलीवुड की मूवी है। तो वो साइट्रोट्रॉन अपनी आंखों से कुछ ऐसा मतलब बहुत खतरनाक थंडर टाइप का प्रोड्यूस करते हैं, तो जिससे क्या होता है वो वेदर जैसी स्थिति, बिजली कड़क लगती है, बिजली कड़कने लगती है, इस तरह की एक हॉलीवुड की मूवी है। तो उसे साइट्रोट्रॉन नाम का एक कैरेक्टर है, वो खुद ही साइट्रोट्रॉन है। तो क्या करता है? कृत्रिम मौसम जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो यह साइट्रोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा करने वाले साइट्रोट्रॉन चिकित्सा विधि से लगे कैंसर को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है।
ठीक है। साइट्रोट्रॉन चिकित्सा विधि से लगे कैंसर को बहुत हद तक क्या है, ठीक किया जा सकता है दोस्तों। एक मिनट मिटा देता हूँ, दोबारा पढ़ सकते हैं आप। क्वांटम जो मैग्नेटिक रेजोनेंस पैदा करने वाली जो है, तो उससे लंग जो कैंसर है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर है दोस्तों, लंग कैंसर को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से 2 को मिलाना है। जो हरित पादप हैं, हरित पादप आपके होते हैं दोस्तों उत्पादक, ठीक है। पशु परजीवी होते हैं द्वितीय उपभोक्ता, पादप परजीवी होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, कवक पंजयी क्या है आपका डिकम्पोजर, अपघटक है दोस्तों ये। ठीक है, सो इज द राइट आंसर 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये 5 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। सुपोषण की यूट्रोफिकेशन की बात हो रही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, दोनों ही सही है दोस्तों। यह जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम करता है। सुपोषण के संदर्भ में दोनों कथन बताती है जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक इवेंट है, एक घटना है। बताइए जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये सत्य है। अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता से जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, उससे जलीय वनस्पति की मात्रा में तीव्र वृद्धि होती है। इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों का अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे जल तंत्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दांत कर्बोरहित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दांत काले काले देखा होगा आपने, ब्लैक हो जाते हैं कब? ये फ्लोराइड पाया जाता है, जब ज़्यादा फ्लोराइड के पानी से। ठीक है, तो यह फ्लोराइड, जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो दांत एवं हड्डियां खराब होने लगती हैं। भारत में जो फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा है वो 1.2 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पर्वतारोही की नक्सीर फूटने का, यानी कि नाक फूटने का, नक्सीर का मतलब है नक्सीर फूटने का, नाक में ब्लड आने का सामान्य कारण होता है। यह वायुमंडलीय दाब का घट जाना। जब आप पर्वत पर जाते हैं, वहाँ ऊंचाई पर चढ़ने पर पर्वत का जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाता है, और जो मानव शरीर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, वो कम हो जाता है, जिससे धमनियाँ फट जाती हैं, जिसके कारण नाक जैसी फटने जैसी, नाक से ब्लड आने जैसी घटनाएं होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस, ये कह रहे हैं कौन सा सही विकल्प चयनित है? बायोगैस कीटनाशी काम नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार में सही है, डीडीटी गोबर में नहीं, निकोटीन तंबाकू में सही है, यानी कि 2 और 4। यानी कि बायोगैस, तो बायोगैस संयंत्रों द्वारा गांव में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है, इससे मीथेन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है दोस्तों। अब तंबाकू वगैरह में जब निकोटीन लेते हैं तो बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। वो देखा है ना, ये ऐड आता है जब पिक्चर वगैरह देखते हैं आप, तो कि एल्कोहल एंड द टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस तरीके से है। तो आप प्लीज़ तंबाकू को अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 20 तक करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों यही वीडियो हम समाप्त करेंगे। एक रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ को इधर उधर सर्फिंग करते रहते हो, देखते रहते हो। ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, उन्हें करिए, और उनके क्वेश्चंस के साथ साथ ना कहीं से भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहीं से भी कर सकते हैं आप। उनके जो ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया दोस्तों? ये डॉक्टर वेणुगोपाल ने दोस्तों। भारत में, इंडिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित एम्स के जो वैज्ञानिक थे पी वेणुगोपाल ने किया। विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया। दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में, बट इंडिया में किया डॉक्टर वेणुगोपाल ने। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। एंड जय हिंद दोस्तों, एंड लव यू ऑल, एंड जय हिंद दोस्तों।